नमस्कार मित्रों, मैं अशोक कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में मांग की आय लोच के मापन की विधि के बारे में चर्चा की। साथ ही हमने एंजल वक्र पर मांग की आय लोच के निर्धारण को भी समझा। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम मांग की आय लोच को आगे बढ़ाते हुए इसके वे के रूप में आय लोच की परिभाषा को समझेंगे, अर्थात इनकम इलास्टिसिटी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी इस मांग की आय लोच को वे के रूप में किस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं उसको समझेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के इस टॉपिक पर, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम यहाँ वे के रूप में आय लोच को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका निर्धारण कर सकते हैं और इससे संबंधित हमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करते हैं। थोड़ा सा यहाँ किसी प्रकार का भ्रम हमारे सामने उत्पन्न हो उसको मैं दूर कर देता हूँ। एक तो वे और एक आय, इन दोनों को समझने का थोड़ा सा प्रयास हम करते हैं। चूँकि आय लोच के अंतर्गत, इनकम इलास्टिसिटी के अंतर्गत हमने यहाँ मांग मात्रा पर होने वाले प्रभाव को केवल आय के आधार पर देखा है, अर्थात उपभोक्ता की आय अर्थात इनकम में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर जो मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसके द्वारा हम यहाँ आय लोच को परिभाषित कर रहे हैं। जबकि आय के अलावा, इनकम के अलावा जो मांग मात्रा, वस्तु की क्वांटिटी को प्रभावित करने वाले, मांग को प्रभावित करने वाले जो वेरिएबल है उनको हमने यहाँ कांस्टेंट रखा है, जिनमें वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, आदत, रुचि, फैशन इत्यादि जो भी चर हैं उनको हमने यहाँ कांस्टेंट रखा है। इसलिए दोस्तों यहाँ थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना होगा, आय यानी उपभोक्ता की इनकम को लेकर चलेंगे और वे को हम देखेंगे। जैसे किसी वस्तु पर अगर हम वे कर रहे हैं, जैसे अक्स वस्तु पर वे कर रहे हैं, अक्स वस्तु की हमने 10 इकाइयाँ खरीदी है और अक्स वस्तु की जो प्राइस है मान लें 10 रुपये है, इसलिए इस प्रकार से हम देखेंगे कि अक्स वस्तु पर होने वाला वे कितना है, 10 × 10 यानी 100 यानी 100 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ देखेंगे कि कीमत को, तो यहाँ जो भी जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी कीमत क्या रखी गई है, कांस्टेंट रखी गई है। अर्थात वे के को तो हम इस प्रकार से समझेंगे कि वस्तु की मात्रा और कीमत को आपस में गुणा करके हम इसके वे को प्राप्त कर सकते हैं। और आय चूंकि उपभोक्ता की इनकम को लेकर चल रहे हैं तो दोनों में थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। और चूंकि उपभोक्ता किसी एक वस्तु पर अपना व्यय न करके विभिन्न वस्तुओं पर व्यय कर रहा है, लेकिन यहाँ फिलहाल हम यहाँ आय लोच को व्यय के रूप में परिभाषित कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत किसी वस्तु विशेष पर हम आय लोच के निर्धारण को समझेंगे। यहाँ इसके अंतर्गत मांग की आय लोच का माप आय में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन के बजाय उस पर किए गए कुल व्यय में परिवर्तन के प्रयोग को शामिल करते हैं। किसी वस्तु पर कुल व्यय को भी हमने समझा है कि कुल व्यय क्या होगा, कीमत और क्यू यानी वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा यानी क्वांटिटी। यानी कोई भी वस्तु है, जैसे अभी हमने उदाहरण लिया, अक्स वस्तु की कीमत 10 रुपये और उसकी क्वांटिटी कितनी है, 10 इकाइयों का वो प्रयोग कर रहा है, तो निश्चित रूप से हम यहाँ कहेंगे कि वो अक्स वस्तु पर कितना व्यय कर रहा है, 100 व्यय कर रहा है। तो इसलिए आप यहाँ ध्यान रखना, कुल व्यय किसी वस्तु विशेष पर किया जाने वाला व्यय और आय उपभोक्ता की इनकम। जैसा कि हमने देखा कि आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी का मेथड हमने देखा था M/Q × डेल्टा Q/डेल्टा M। जैसा कि हमने प्राइस इलास्टिसिटी का अंतर्गत उसका सूत्र देखा था, तो वो देखा था P/Q × डेल्टा Q/डेल्टा P। फ़र्क बस इतना ही है कि वहाँ हमने जो स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कीमत रखा है और यहाँ क्या है, आय है। इसलिए यहाँ P के स्थान पर हमने क्या रखा है, M रखा है। ठीक है, ये हमारा आय लोच का सूत्र था। हम यहाँ देखेंगे इसको व्यय के रूप में परिभाषित करने के लिए क्या किया हमने कि अंश और हर को P से गुणा किया। किसी भी समीकरण में ऊपर और नीचे दोनों तरफ अगर हम किसी एक संख्या को गुणा कर देते हैं तो उसके मान पर, उसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे इसी प्रकार अगर यहाँ हम 2/2 कर दें, 2 को ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो निश्चित रूप से इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार हमने क्या किया, यहाँ
पी और पी को ऊपर अंश में और हर में दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, इसको गुणा कर दिया। अब इसको और सरल रूप में लिखें तो ये तो m है, यहाँ m हो गया, ये डेल्टा m, ये डेल्टा m यहाँ लिख दिया, ये डेल्टा q को इस प्रकार लिखा और q इंटू पी इसको इस प्रकार लिखा। ठीक है, इसको हमने ऊपर वाले को व्यवस्थित किया है। ठीक है, m और डेल्टा m तो यहाँ लिख दिया और डेल्टा q को से क्या कर दिया, p को, और q से p ये वाला। ठीक है, अब यहाँ हम देखें कि नीचे ई आई इनकम इलास्टिसिटी m अपॉन डेल्टा m तो है ही, ये डेल्टा q इंटू पी ये है डेल्टा ई, मतलब जिस वस्तु की बात कर रहे हैं उस वस्तु पर किए जाने वाले वे में परिवर्तन को दर्शा रहा है। अब यहाँ थोड़ा सा आप देखिए, डेल्टा q यानी मात्रा में होने वाला परिवर्तन इंटू पी यानी कीमत, अर्थात हम यूँ देख रहे हैं कि यहाँ इनकम इलास्टिसिटी के अंतर्गत हम ये बात लेकर चल रहे हैं कि कीमत को हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। इसलिए वे में होने वाला परिवर्तन किसके आधार पर देखेंगे, डेल्टा क्यू यानी उसकी मांगे जाने वाली मात्रा या क्वांटिटी में होने वाले परिवर्तन के आधार पर। चूँकि हम जानते हैं आय में यहाँ उपभोक्ता की इनकम में परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से हम कहेंगे वस्तु की मांग मात्रा क्या होगी, प्रभावित होगी, और वस्तु की कीमत क्या ले रहे हैं, यहाँ कांस्टेंट ले रहे हैं। इसलिए डेल्टा क्यू इंटू पी को हमने क्या लिख दिया, डेल्टा ई लिख दिया, और ई का मतलब यह है वस्तु पर किए जाने वाला कुल व्यय, और डेल्टा ई का मतलब है वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय में होने वाला परिवर्तन। इसी प्रकार यहाँ हम देखें क्यू इंटू पी को क्या लिख दिया, ई लिख दिया। अभी हमने देखा कुल व्यय को, यहाँ देखिए आप दोस्तों कि कुल व्यय को हमने किस प्रकार से लिखा है, P इंटू क्यू लिखा है, यानी कीमत को उसकी मांगी जाने वाली मात्रा क्वांटिटी से गुणा करें तो निश्चित रूप से उस पर किए जाने वाले Q जो कुल व्यय है उसको दर्शाता है। तो इस प्रकार हमारे सामने ये निकल कर आ रहा है M अपॉन डेल्टा M इंटू डेल्टा E अपॉन E, अर्थात E क्या है, वस्तु पर किए जाने वाला कुल व्यय है। दोस्तों किसी प्रकार से आप यहाँ m और डेल्टा ई में भ्रम पैदा ना हो, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि m तो उपभोक्ता की टोटल आय जैसे 10,000 रुपये है या 1,000 रुपये है, और 1,000 रुपये में कोई भी वस्तु है उस पर किए जाने वाला वे वो कौन सा ई है। अब इसको थोड़ा सा व्यवस्थित हमने लिख दिया है, यहाँ हमने m और ये यहाँ ई को इस तरफ ले आए और डेल्टा m को इस तरफ ले आए, तो हमारे सामने क्या निकल कर आया है, m अपॉन ई इंटू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा m। कोई फ़र्क नहीं है, हमने ऊपर देखा था आयलोच का मेथड, वो था m अपॉन q इंटू डेल्टा q अपॉन डेल्टा m। यहाँ q के स्थान पर क्या लिख आया है हमारे सामने, e आया है। क्या है, e आया है, और e क्या है, वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय। ठीक है, तो इस प्रकार से ये और इससे संबंधित हमें कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंतर्गत, उनको भी जान लेते हैं। आय लोच तथा उस पर किया गया आय का अनुपात, उसके आधार पर किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला देखिए, इसके अंतर्गत यदि आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता की जो इनकम है वो इंक्रीज हो, तो वस्तु पर व्यय की गई आय का अनुपात क्या रहता है, समान रहता है। यानी जो ये ई तो क्या है, कोई वस्तु है उस पर किया जाने वाला व्यय, और एम क्या है, उपभोक्ता की आय और इनकम, इसका अनुपात, ये तो पहले वाला अनुपात है, और इसके अनुपात के आधार पर देखें कि उसकी आय में होने वाला परिवर्तन यानी कितना हुआ, डेल्टा एम। उसके फलस्वरूप यहाँ हम देखें कि उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के आधार पर हम यहाँ देखें कि उस पर जो टोटल व्यय है उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा ई। तो ये अनुपात कौन सा हुआ, ई प्लस डेल्टा ई अपॉन एम प्लस डेल्टा एम क्या है कि आय में होने के फलस्वरूप उसके कुल व्यय में होने वाले जो परिवर्तन का अनुपात है वो क्या है, समान है। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि तो वस्तु की आय लोच किसके समान होगी, इकाई के बराबर होगी। तो आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, यदि आय में वृद्धि होने पर वस्तु पर व्यय की गई आय का अनुपात क्या रहता हो, समान रहता हो,
तो वस्तु की आय लोच किसके बराबर होगी? इकाई के बराबर। इसकी प्रामाणिकता की जांच करें तो हम ये देखें, ये वाला तो पहले वाला अनुपात है। किन का अनुपात है? वस्तु पर किए जाने वाले व्यय तथा आय का अनुपात। बाद में जो आय में वृद्धि के फलस्वरूप ये अनुपात है वो एक दूसरे के क्या है? बराबर है। ठीक है, ये हमें कोटेशन दे रखा है, ये कथन हमें दे रखा है। तो इसके आधार पर हम यहाँ देखें कि m प्लस डेल्टा m को इधर ले आए, यानी इस e से मल्टीपल, और ये m इधर आ गया, m कोष्टक e प्लस डेल्टा e। इसको सरल करें हम e को, तो e को m से करें तो e m और प्लस e डेल्टा m। इसी प्रकार इधर देखें, ये m e लिख सकते हो या e m इसको लिख सकते हो, और m को डेल्टा e से तो m इंटू डेल्टा e। अब यहाँ देखें m e, या इसको e m लिख सकते हैं हम, इसको e m भी लिख सकते हैं। तो इससे ये कैंसिल, क्योंकि इसको इस तरफ ले आएंगे तो किसका चला जाएगा? माइनस का चला जाएगा, और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसको अगर हम सरल करें तो ये हमारे सामने क्या निकल कर आएगा? ये m, ये यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे सामने? e डेल्टा m प्लस m डेल्टा e। थोड़ा सा इधर मैं लिख देता हूँ, ये क्या निकल कर आया? e इंटू डेल्टा m प्लस m डेल्टा e। अब इसका पक्षांतरण करें, चेंजिंग करें इधर, तो ये पूरा का पूरा इधर चला जाएगा, तो m के अपोन नीचे क्या लिख दें? e, और डेल्टा e के इधर लिख दें डेल्टा m। ठीक है, यानी पूरा का पूरा ये नीचे की तरफ चला जाएगा, और इधर कितना बचेगा? 1। तो इस प्रकार ये क्या है? ये हमने आय लोच निकाली थी, इनकम इलास्टिसिटी निकाली थी वे के आधार पर, और उसका मान हमारे सामने किसके बराबर आ रहा है? इकाई के बराबर आ रहा है। इसी प्रकार हमें इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि यदि आय में वृद्धि होने पर, यदि आय में वृद्धि होने पर वस्तु की गई आय का अनुपात बढ़ता है, यानी हम आय में वृद्धि करें और आय में वृद्धि के बाद जो आय का अनुपात है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो वस्तु की आय लोच इकाई से अधिक होगी। कहने का मतलब ये तो पहले वाला अनुपात है, किसका? वस्तु पर किए जाने वाला व्यय और आय का अनुपात। और ये क्या कह रहा है कि वृद्धि होने के पश्चात इधर वाला अनुपात क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 की स्थिति है। इसको सरल करें हम तो ये m इधर इससे मल्टीपल और e इधर, तो ये हो गया m कोष्टक e प्लस डेल्टा e, ये वाला, और ये e इधर है ही, e कोष्टक m प्लस डेल्टा m। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे हम, m को अंदर कोष्टक के अंदर, तो m e प्लस m इंटू डेल्टा ई, और e को इधर करें तो ई एम और e इंटू डेल्टा m। यहाँ ई एम से ई एम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या निकल कर आएगा? ये इधर वाला इस तरफ ले आए अपन, तो क्या होगा कि m डेल्टा ई तो इधर है ही, और ये इधर चला जाएगा e, और ये हो जाएगा डेल्टा m ग्रेटर देन 1। यानी इस तरफ कितना बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि हम इस मान को इस तरफ ले आएंगे तो ये हमारे सामने स्थिति निकल कर आएगी, और इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा। इसके सामने ये हमारे सामने क्या है? ई आई इनकम इलास्टिसिटी, और वो क्या आई? ग्रेटर देन 1 आई। ठीक है, इसी प्रकार हमें ये भी पूछा जा सकता है, यदि आय में वृद्धि होने पर वस्तु पर व्यय की गई आय का अनुपात क्या होता है? घटता है। ठीक है, तो वस्तु की आय लोच इकाई से क्या होगी? कम होगी। तो इसको दोस्तों आपको इसी तरीके से आपको सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है इसको इस प्रकार से। तो आप ये एक कर लेना। इस प्रकार हमारे सामने 3 स्थितियां निकल कर आई। अगर बराबर हो तो ऐसी स्थिति में इनकम इलास्टिसिटी इकाई के बराबर होगी, और अगर अनुपात बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 की स्थिति होगी। और तीसरी स्थिति हमारे सामने आई, यदि आय में वृद्धि होने पर वस्तु पर व्यय की गई आय का अनुपात घटता है, तो वस्तु की आय लोच इकाई से क्या होगी? कम होगी। इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 की स्थिति हमारे सामने उत्पन्न होगी।
तो इस प्रकार से ये 3 स्थितियाँ हमारे सामने आई। इससे संबंधित कुछ इस प्रकार से भी हमसे पूछा जा सकता है कि आय लोचों का जोड़, सम ऑफ इनकम इलास्टिसिटीज, बजट प्रतिबंध तथा वे, इसको किस प्रकार से हमें पूछा जा सकता है। जैसे दोस्तों कोई भी उपभोक्ता है कई वस्तुओं पर अपना व्यय करता है, किसी एक वस्तु का प्रयोग न करके एक से अधिक वस्तुओं का वो उपभोग करता है। तो सेवाओं की आय लोच, जो भी वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, उनकी जो आय लोच का जोड़ है वो इकाई के बराबर हमें प्राप्त होता है। किस प्रकार से, देखिए यहाँ ये स्थिति हमारे सामने आई है। ये इसको देखेंगे ये कैसे आई है कि ये इकाई के बराबर है क्या, के एक्स इंटू ई एक्स आई प्लस के वाई इंटू ई वाई आई। मतलब यहाँ ई एक्स आई तो क्या है, कोई वस्तु x है उनकी इनकम इलास्टिसिटी है। ई वाई आई क्या है, कोई वस्तु y है जिसका उपभोक्ता प्रयोग कर रहा है उसकी इनकम इलास्टिसिटी है। ठीक है, और ये के एक्स क्या है, ये है x वस्तु पर किया जाने वाला आय के अनुपात का भाग, कितना भाग हिस्सा उस पर व्यय करता है वो हिस्सा है। ठीक है, और के वाई क्या है, आय के वस्तु वाई पर व्यय किए गए अनुपात। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी उपभोक्ता है उसकी टोटल आय, मान लो कि उसका परसेंटेज है 100%, भाई टोटल 100% है ये मानकर चलें, तो उस पर अगर हम देखें कि एक्स वस्तु पर अगर उस आय का 25% हिस्सा खर्च कर रहा है, या हम यूँ कहें 0.25 कर रहा है, तो निश्चित रूप से वाई वस्तु पर कितना खर्चा करेगा, 75%, 75%, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.75, यानी 0.25 और 0.75 का योग कितना होगा, इकाई के बराबर होगा। तो यहाँ ये 25% और ये 75%, ये 25% क्या है, के एक्स है, और ये क्या है, के वाई है। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि ये और इनका योग किसके बराबर है, इकाई के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो ये हमें किस प्रकार से प्राप्त हुआ और इससे संबंधित प्रश्न हमें किस प्रकार से पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं। तो कहने का मतलब आपसे पूछा जाए समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं की आय लोच का जोड़ है वो किसके बराबर होगा, इकाई के बराबर। अब देखें हम उपभोक्ता की बजट प्रतिबंध की बात करें, जैसे हमने बजट लाइन के अंतर्गत देखा था कि उपभोक्ता की जो आय है वो उसके पर मतलब जो भी खर्चा किया जा रहा है उनके बराबर होगा। जैसे यहाँ 2 वस्तुओं पर खर्चा कर रहा है, वे कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो ये टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो इस इनकम के क्या होगा, बराबर होगा। यही इसका बजट प्रतिबंध है। तो ये किस प्रकार हुआ, किस प्रकार हमें प्राप्त हुआ, तो ये क्या है, पी एक्स क्या है, एक्स वस्तु की प्राइस, क्यू एक्स क्या है, एक्स वस्तु की मांग मात्रा। जैसे हम यहाँ देखें एक्स वस्तु पर 10 इकाई खरीद रहा है और एक्स वस्तु की प्राइस कितनी है, 10 है, तो निश्चित रूप से वो एक्स वस्तु पर कितना खर्च कर रहा है, 100 रुपये। कितना कर रहा है, 100, ये इनका मान 100 न, प्लस पी वाई, वाई वस्तु की कीमत मान ले 20 है। ठीक है, और यहाँ क्यू वाई वो इकाई वो खरीद रहा है 20, तो यहाँ इसका मान कितना आएगा, 400, और इन दोनों का योग कितना आना चाहिए, 500, और ये ही क्या होगी, उपभोक्ता की आय होगी, इनकम। तो निश्चित रूप से यहाँ हम कहेंगे कि उपभोक्ता के पास 500 रुपये है, तो 500 रुपये अगर वो दोनों वस्तुओं पर खर्च कर रहा है, चाहे इस पर 100 करे या 100 से कम करे या 100 से ज़्यादा करे, इस पर 400 करे या 400 से कम करे या ज़्यादा करे, लेकिन ये टोटल जो खर्चा है, टोटल एक्सपेंडिचर है दोनों वस्तुओं का, वो उपभोक्ता की आय, इनकम अर्थात 500 रुपये के बराबर होना चाहिए। ये क्या है, बजट प्रतिबंध है। यदि यहाँ हम देखें, इसके बारे में तो आपको पता है कि हमने बजट लाइन के अंतर्गत, कीमत रेखा के अंतर्गत भी देखा था। यदि उपभोक्ता की आय में डेल्टा एम के बराबर वृद्धि हो या आय बढ़ जाती है, तो परिणाम स्वरूप हम कहेंगे कि वस्तु की खरीदी गई मात्रा, जैसे यहाँ जो मतलब एक्स वस्तु की मात्रा और वाई वस्तु की मात्रा, क्वांटिटी में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और वो कितना हुआ, डेल्टा क्यू एक्स और डेल्टा क्यू वाई। हम यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ हम इनकम इलास्टिसिटी को लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ ये पी एक्स और पी वाई को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, स्थिर रखेंगे, और केवल यहाँ आय के परिवर्तन के आधार को हम समझ रहे हैं।
तो इस प्रकार हमने देखा कि आय में परिवर्तन के फलस्वरूप दोनों वस्तुओं की मांगी जाने वाली मात्रा क्वांटिटी में परिवर्तन हुआ है, और वो कितना हुआ है, डेल्टा क्यू एक्स और डेल्टा क्यू वाई। इसको हम इस समीकरण के अंतर्गत देखें तो यहाँ एम के स्थान पर कितना परिवर्तन, डेल्टा एम पी एक्स, और यहाँ क्या कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा क्यू एक्स पी वाई, और कितना डेल्टा क्यू वाई। ठीक है, फिर बजट समीकरण के दोनों ओर क्या करें, हम डेल्टा एम से विभाजित कर दें। किससे विभाजित किया, डेल्टा एम दोनों तरफ गया है। जैसे कोई भी समीकरण हो उसकी दोनों तरफ एक ही संख्या का हम भाग दे दें तो डिवाइड करें, तो ऐसी स्थिति में उस समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड को दोनों तरफ एक ही संख्या से हम डिवाइड करें, भाग करें, तो समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने इस तरफ भी डेल्टा एम का और इस जो राइट हैंड साइड है उधर भी डेल्टा एम का भाग दिया है। तो यहाँ डेल्टा एम से डेल्टा एम कैंसिल, तो इधर कितना हुआ, 1 बराबर पी एक्स इंटू डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा एम प्राप्त हुआ है, और यहाँ पी वाई इंटू डेल्टा क्यू वाई अपॉन डेल्टा एम है। अब देखिए यहाँ, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इधर वाले भाग को इधर लिख दें और एक को इधर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 = 5 यानी 5 बराबर 5 है। इस 5 को इधर लिख दें, इस 5 को इधर लिखते हैं, तो कोई प्रभाव हमारे सामने नहीं देखने को मिलेगा। अब देखिए समीकरण के दाएं भाग, राइट हैंड साइड, ये वाला, इसके प्रथम भाग में हम क्या कर रहे हैं, क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स को तथा एम अपॉन एम से क्या कर रहे हैं, यहाँ इसको शामिल कर रहे हैं इस प्रथम भाग में। इसको चूंकि यहाँ इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्यू एक्स से क्यू एक्स कैंसिल हो जाता है और एम से एम कैंसिल हो जाता है। किसी भी संख्या को हम क्या करें, दोनों तरफ ऊपर और नीचे अगर गुणा करें, जैसे यहाँ 2 गुणा 2 करें, तो ऐसी स्थिति में भी इसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स को शामिल किया है और एम अपॉन एम को शामिल किया है। ठीक है, और दूसरे भाग में इस वाले भाग में हम क्या, ये वाई वस्तु से संबंधित है, इसलिए हमने इसमें क्यू वाई अपॉन क्यू वाई तथा एम अपॉन एम को शामिल किया है गुणा करने पर, यानी इस वाले भाग में। इस प्रकार प्रथम भाग में भी हमने शामिल किया है ये, और द्वितीय भाग में हमने ये शामिल किया है। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। आगे हम चलें तो देखिए दोस्तों यहाँ कि ये तो है इसके अंतर्गत पी एक्स इंटू डेल्टा क्यू एक्स डेल्टा एम, पी एक्स डेल्टा क्यू एक्स और एम तो है ही, और हमने इसमें क्या शामिल किया है, क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स इंटू एम अपॉन एम, प्रथम भाग में ये शामिल किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम क्या करें इसको, कि इनकम इलास्टिसिटी के अंतर्गत हमने क्या मेथड निकल कर आया था, वो निकल कर आया था, मैं थोड़ा इस तरफ लिखता हूँ, एम अपॉन क्यू एक्स इंटू डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा एम। तो इसके अंतर्गत इस जो हमारे सामने ये निकल कर आ रहा है उसमें ये निकालने का प्रयास कीजिए, ये वाला इनकम इलास्टिसिटी का ये सूत्र हमें निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो इसमें एम तो ये आ गया ऊपर, ठीक है, क्यू एक्स ये आ गया, डेल्टा क्यू एक्स ये वाला आ गया, और डेल्टा एम हमारे सामने वो भी हमें चाहिएगा। तो डेल्टा एम हम देखें, ये इधर ये डेल्टा एम है, देखिए दोस्तों यहाँ ये वाला ये, तो इसमें हमने क्या शामिल किया था, क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स और एम अपॉन एम। ठीक है, तो ये एम आ गया, ये वाला एम यहाँ आ गया, क्यू एक्स ये नीचे वाला क्यू एक्स ले लिया, डेल्टा क्यू एक्स ये ले लिया और डेल्टा एम ये ले लिया। अब हमारे सामने क्या बचा, पी एक्स बचा, ये लिख दिया, क्यू एक्स बचा, ये लिख दिया, और एम बचा, ये लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार इस दूसरे के अंतर्गत हमें क्या करना है, दूसरे के अंतर्गत क्यू वाई अपॉन क्यू वाई इंटू एम अपॉन एम को शामिल किया है। तो ये एम ये आ गया यहाँ, ठीक है, क्यू वाई नीचे वाला ये आ गया, डेल्टा क्यू एक्स ये आ गया, डेल्टा एम ये आ गया, क्या बचा,
ये पी वाई बचा, ये क्यू वाई ये बच गया और एम ये बच गया। ठीक है, अब हमें पता है कि ये क्या है, इनकम इलास्टिसिटी है, ये भी इनकम इलास्टिसिटी है। ये कौन सी वस्तु की, एक्स वस्तु की, और ये कौन से की, वाई वस्तु की। तो ये ई एक्स आई लिख दिया और ये क्या लिख दिया, ई वाई आई लिख दिया। ठीक है, और ये क्या है, ये हम देखें पी एक्स इंटू क्यू एक्स क्या है, एक्स वस्तु पर किया जाने वाला वे, और अपॉन एम, यानी एक्स वस्तु पर हम मान लें कि 100 रुपये वे कर रहे हैं। ठीक है, और टोटल आय उपभोक्ता की कितनी है, 500। तो निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि ये 100/500 है, वो कौन सा अनुपात होगा, एक्स वस्तु पर किए जाने वाले व्यय का अनुपात। इसी प्रकार ये क्या होगा, वाई वस्तु पर किए जाने वाले व्यय का अनुपात। इसलिए इसको हमने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया के एक्स और इसको क्या लिख दिया, के वाई। के एक्स का मतलब एक्स वस्तु पर और के वाई का मतलब वाई वस्तु पर। तो इस प्रकार हमारे सामने ये निकल कर आ रहा है कि उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं पर व्यय कर रहा है, तो इनकी इनकम इलास्टिसिटी का योग क्या होगा, इकाई के बराबर होगा। इससे संबंधित हमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है उसको भी देखिए, और सीधा सा भी इस प्रकार से कथन के आधार पर भी यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो चलते हैं यहाँ हम कि कल्पना कीजिए कि उपभोक्ता अपनी आय दो वस्तुओं यानी चाय और चीनी पर व्यय करता है। यदि अपनी आय का अथवा बजट का 75%, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.75, यानी कुल आय का कितना हिस्सा 0.75 चाय पर खर्च करता है। ठीक है, और चाय के लिए उसकी आय लोच इनकम इलास्टिसिटी है वो कितनी है, 0.75 है। ये और कुछ भी हो सकता है, ये 75% की जगह कुछ और भी मान दिया जा सकता है, और इनकम इलास्टिसिटी भी कम ज़्यादा कुछ भी, यानी 0.50 भी लिख सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हमें देखना है कि चीनी के लिए उसकी आय लोच पता लगानी है, यानी दो वस्तुओं पर वो अपनी आय खर्च कर रहा है, व्यय कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ हम चीनी के लिए उसकी आय लोच को मालूम करना है। तो देखिए यहाँ चाय है, उसको एक्स मान लेते हैं, एक्स वस्तु मान लेते हैं, और चाय पर कितना कर रहा है वो 75%, उसको इस प्रकार 0.75 के रूप में लिख सकते हैं। और इसकी इनकम इलास्टिसिटी कितनी दे रखी है, 0.75। और इसका मतलब अगर दो वस्तुओं पर व्यय कर रहा है, तो अगर एक्स वस्तु पर 75% हिस्सा व्यय कर रहा है, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि वाई वस्तु पर कितना करेगा, 25%, यानी 0.25 ये हिस्सा उस पर कर रहा है। क्योंकि एक पर 75% कर रहा है, तो दूसरे पर निश्चित रूप से हम क्या कहेंगे कि कितना करेगा, 25%। के वाई कितना हुआ, 25%, अर्थात 0.25 हिस्सा हुआ ये। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे समीकरण के अंतर्गत यहाँ के एक्स है वो कितना है, 0.75, यानी कितना परसेंट हिस्सा कर रहा है, 75%, और इसकी इनकम इलास्टिसिटी कितनी है, 0.75, और वाई वस्तु पर कितना कर रहा है, 0.25, और इसकी इनकम इलास्टिसिटी हमें निकालनी है। और इन दोनों का योग हमें पता है कि किसके बराबर होगा, इकाई के बराबर होगा। अब इसको सरल करें तो 0.75 इंटू 0.75, तो ये मान निकल कर आता है, और ये मान है ही, और ई वाई ये है। ठीक है, अब इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये कितना आएगा, 0.4375। ठीक है, और ये 0.25 को इधर ले आ जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, और 0.4375 अपॉन 0.25, और इसका मान हमारे सामने निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा ये 1.75, ये निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ इसकी जांच भी हो सकती है, हम इस ई वाई आई का मान इसके अंतर्गत रखें, इस समीकरण के अंतर्गत ई वाई आई का मान जो अभी हमारे सामने आया है 1.75 वो रख दें, ये 0.25 रख दें, 0.75 रख दें, के एक्स का मान रख दें, और इनको सरल करेंगे तो निश्चित रूप से ये मान किसके बराबर आएगा, इकाई के बराबर आएगा। तो इस प्रकार से भी इस इनकम इलास्टिसिटी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसको बिल्कुल आपको बड़ी सहजता से समझना होगा, एक दो बार वीडियो देखिए और उसके बाद आप नोट्स बनाइए, बिल्कुल आपसे ये समझ में आएगा, और इससे संबंधित प्रश्न आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंतर्गत सही होंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।